नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पे। इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं DHFL के बारे में और इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें हम बताएंगे जो COC की मीटिंग अभी चल रही है उसमें क्या निकल के आ रहा है। उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिसके बेसिस पे जो शॉर्ट लिस्टेड 2 बीडर्स बचे हुए हैं उनके बीड को इवेल्युएट किया जाएगा। जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि जो इसके फॉर्मर प्रमोटर है उन्होंने नया क्या ऑफर दिया है और क्या वो COC कंसीडर करने वाली है। तीसरा और आखिरी पार्ट होगा कंक्लूजन का, जिसमें हम जानेंगे जो इसके FD होल्डर हैं और इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका क्या होगा अगर इस बीड को फाइनल कर दिया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल का नाम पहले बीट दरस हुआ करता था, जिसको हमने चेंज करके फिलहाल कुमार फाइनेंस कर दिया है और आगे इसी नाम से चलेगा। तो अगर आप पुराने वीडियो देखते हैं और वहां पे बीट दरस के नाम से स्टार्ट होता है तो आप कंफ्यूज ना हो और घबराए ना, ये सेम चैनल है, बस केवल नाम चेंज हुआ है। DHFL पे ऑलरेडी मैं 4 वीडियो बना चुका हूं और जब भी इसमें कुछ होता है लेंडर्स या COC द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस पे मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहा हूं और ये 5वां वीडियो है। वैसे ये न्यूज निकल के आ रही है COC के मीटिंग से, हालांकि ये कंफर्म नहीं है लेकिन गुप्त सूत्रों से जो पता चला है वही चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप DHFL के इक्विटी शेयर होल्डर हो या FD होल्डर हो, तो पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए या आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके बारे में आपको पता चले। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि शायद अगर आप देखे होंगे तो DHFL का शेयर लगातार 14 से 15 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू अपर सर्किट लगाया, उसके बाद अचानक से ये लोअर सर्किट लगाने लगा। जब 23 दिसंबर को स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो एक बार फिर से ये लोअर सर्किट में ओपन हुआ, लेकिन आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं करीब 12:06 पे अचानक से इसमें अपर सर्किट लग गया। तो शायद ऐसा हो सकता है इसके बारे में कुछ गुड न्यूज आया हो जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट लगा। आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की जो मीटिंग चल रही है उसमें से क्या निकल के आ रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC व्हिच हैज किक्ड अप द इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज टू मेक द 2 बिडर्स ऑन 6 पैरामीटर्स। यानी जो COC की मीटिंग चल रही है और उन्होंने इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, उसमें उन्होंने 6 पैरामीटर सेट किया है। उस 6 पैरामीटर का अलग अलग वेटेज है और ये टोटल मिला के 100 वेट होगा। यानी अगर 100 पॉइंट की बात किया जाए तो 6 पैरामीटर में इसको डिवाइड किया गया है और अलग अलग पैरामीटर को अलग अलग पॉइंट दिया गया है। पहला पैरामीटर है अपफ्रंट कैश का और इसको वेटेज मिला है 30 आउट ऑफ 100, यानी 100 में इसको 30 पॉइंट मिल रहा है वेटेज के मामले में। इस पैरामीटर के हिसाब से किसी को भी अपफ्रंट कैश 90 डेज के अंदर पेमेंट करना होगा अगर NCLT अप्रूव करता है उसके बाद से। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि पीरामल ने करीब 12,700 करोड़ का ऑफर दिया है, वहीं पे ऑक्ट्रोई जो क्यूमुलेटिव वैल्यू में सबसे ज्यादा हाई बीट किया है वो 11,650 करोड़ का मात्र किया है। तो इस वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपफ्रंट कैश के मामला में पीरामल ग्रुप नंबर 1 आता है, ऑक्ट्रोई नंबर 2 आता है। दूसरा पैरामीटर है NPV ऑफ टोटल रिकवरी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो हाईएस्ट बीडर है उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कह सकते हैं और इस मामले में ऑक्ट्रोई कैपिटल सबसे ज्यादा बीड का अमाउंट दिया है 36,650, जो मैं अपने पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं। वहीं पे पीरामल ग्रुप ने 35,550 करोड़ का बिड लगाया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो वेटेज दिया गया है ये 40% वेटेज दिया गया है आउट ऑफ 100। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और COC सबसे ज्यादा वेटेज इसको इसीलिए दे रहा है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू जो निकल के आएगा आखिर फाइनल वैल्यू उसी को माना जा सकता है। यहां पे कंडीशन या पीरियड की हम बात करें कि आखिर कौन कितना दिन में इसको पेमेंट करने के लिए ऑफर कर रहा है, तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑक्ट्रोई ने इसको ऑफर किया है कि 7 साल में पेमेंट कर देगा, वहीं पे पीरामल ऑफर कर रहा है कि इस पेमेंट को 10 साल में कर देगा। यहां पे अगर आप देखें तो NPV हो या उसका पेमेंट का शेड्यूल हो उसमें ऑक्ट्रोई नंबर 1 आ रहा है, क्योंकि ऑक्ट्रोई यहां पे मात्र 7 साल मांग रहा है इसको पेमेंट करने के लिए, वहीं पे पीरामल ग्रुप इसको 10 साल मांग रहा है पेमेंट करने के लिए। इसके अलावा एक जो और चीजें निकल के आएगी कि बाद में इसको मोरेटोरियम वगैरह के केस में भी देखा जाएगा कि आखिर उसमें क्या होता है और फाइनली COC इसके बेसिस पे भी डिसीजन ले सकता है आने वाले टाइम में, और कौन सक्सेसफुल बीडर बनेगा ये सारे चीजें उसमें भी कंसीडर की जाएंगी। तीसरा पैरामीटर है इक्विटी अलॉटमेंट यानी इक्विटी शेयर का जो अलॉटमेंट है उसके बारे में, और इसको मात्र 5% का वेटेज मिला है। एक तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 5% मात्र वेटेज मिलना एक अच्छा संकेत नहीं है आने वाले टाइम के लिए। और बहुत बार पहले भी देखा गया है IBC केसेज में कि बहुत सारे इक्विटी शेयर रिड्यूस कर दिए जाते हैं,
कैंसिल कर दिए जाते हैं या रिटेन ऑफ कर दिए जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। यानी जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उस केस में रिटेन ऑफ या कैंसिल कर दिए जाते हैं। अगर रिटेन ऑफ या कैंसिल का मीनिंग समझे तो जो भी आपके पास आज के तारीख में इक्विटी शेयर है वो कल के जाके वो जीरो हो जाएगा अगर कोई भी ग्रुप इसको एक्वायर करता है। तो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है किसी भी बिल्डर के थ्रू कि आखिर वो इन शेयर्स का क्या करने वाले हैं, इसको ऑन करने वाले हैं या उसको रिटेन ऑफ करने वाले हैं। अमूमन ऐसा बताया जा रहा है कि देयर इज लाइकलीहुड ऑफ DHFL इक्विटी गेटिंग कंप्लीटली रिटेन ऑफ बाय द न्यू एक्वायरर। यानी मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नया एक्विजिशन होता है DHFL के इक्विटी शेयर कंप्लीटली रिटेन ऑफ कर दिया जाए। मैं यहाँ पे हर इक्विटी शेयर होल्डर को अलर्ट करना चाहूंगा कि आप देख लीजिए आपको क्या करना है। हो सकता है अगर ये शेयर रिटेन ऑफ हो जाए तो बिल्कुल भी उसका वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला और अगर आपने जितना भी पैसा लगाया है वो सारे पैसे जीरो हो जाने हैं। ये कंफर्म न्यूज नहीं है लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है और ये ऑलरेडी मुझे कोई पूछ रहा था यूट्यूब के माध्यम से ही तो मैंने उसको कंफर्म किया था कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है और ऐसा हो सकता है। आखिरकार ये आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे वही चीजें निकल के आ रही है। चौथा पैरामीटर है फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन और इसको 10% का वेटेज मिला है COC द्वारा। इसमें ऐसा आप कह सकते हैं कि जब बीडिंग कंप्लीट हो जाए और कोई भी बीडर इसको जीत ले उसके बाद इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसको लेके पिरामल ग्रुप ने ऑफर दिया है कि अगर वो बीड ये जीतते हैं तो DHFL को जो उनकी अपनी सब्सिडियरी कंपनी है पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस उसके साथ मर्ज कर देंगे जिसके बाद से ऑटोमेटिक इसमें कैश का इनफ्लो हो जाएगा या कैपिटल का इनफ्लो हो जाएगा। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट तभी है जब क्रेडिटर्स अपना इक्विटी शेयर इसमें क्लेम करके अपसाइड करने के लिए राजी होगा। पांचवा पैरामीटर है ट्रैक रिकॉर्ड और इसको 10% का वेटेज मिला है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी कंपनी या जो भी बीडर इस कंपनी को एक्वायर करेगा उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि आखिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो इस पैरामीटर पे तो दोनों कंपनियां बराबर अच्छी लग रही है क्योंकि पिरामल ग्रुप भी कंग्लोमरेट कंपनी है और इंडिया में इसके बहुत टाइप के बिजनेस और अक्रॉस द इंडिया इसके अच्छे खासे पोजीशन बने हुए हैं। वहीं पे अगर हम ऑक्ट्री कैपिटल का बात करें तो इसका भी ग्लोबल प्रेजेंस है और अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे कंट्रीज में इसके काम अभी चल रहे हैं। तो इस पैरामीटर पे दोनों का रिकॉर्ड तो अच्छा है और ये बराबर जगह खड़े होते हैं। छठा और आखिरी पैरामीटर है की मैनेजरियल पीपल और इसको 5% का वेटेज दिया गया है COC द्वारा। इसमें आप कह सकते हैं कि ये क्वालिटेटिव पैरामीटर है और इसमें देखा जाएगा कि जो भी कंपनी इसको एक्वायर करेगी उनका मैनेजरियल स्किल कैसा है, उनका जो टॉप मैनेजमेंट है कैसा है। एक तरह से कहा जाए तो अजय पिरामल जो कि पिरामल ग्रुप के चेयरमैन है उनका अच्छा खासा नाम है, इंडस्ट्री में एक रेपुटेशन है और साथ ही वो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। वहीं पे अगर ऑक्ट्री की हम बात करें तो इसका भी एक ग्लोबल पूल बना हुआ है मैनेजरियल प्रोफेशनल्स का। तो यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और दोनों एक बार फिर से नेक टू नेक साथ में खड़े होते हैं। ये रहे 6 पैरामीटर जिसके बेसिस पे दोनों शॉर्ट लिस्टेड बीडर्स को कंसीडर किया जाएगा और इनको जज किया जाएगा। यहां पे अगर आप भाषा में आप समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सपोज अगर 100 मार्क्स का नंबर है उसमें से जिसका नंबर ज्यादा आता है उसको क्वालिफाई किया जाएगा और जिसका नंबर कम आएगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि कपिल वाधवान जो इसके फॉर्मर प्रोमोटर हुआ करते थे उन्होंने क्या ऑफर दिया है। तो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो 91,158 करोड़ का फिलहाल कर्ज है DHFL पे उसमें से वो बोल रहे हैं कि 9,000 करोड़ रुपए इमीडिएट दे देंगे COC को और जो बाकी 82,000 करोड़ के आसपास पैसा बचेगा आने वाले 7 से 8 सालों में उसको पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखने और समझने वाली बात यह है कि लेंडर्स ग्रुप या जो COC का ग्रुप है इस ऑफर को वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत बार से ऑफर दे रहे हैं और प्रोबेबली ये 4 से 5 बार हो चुका है जब उन्होंने सेम टाइप का ऑफर दिया है। अगर उनको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना ही होता तो वो तो ऑनर ही थे इस कंपनी के, फिर उन्होंने पेमेंट क्यों नहीं किया और इस कंपनी को दिवालिया क्यों कराया। वीडियो के आखिर में मैं बात करना चाहूंगा कंक्लूजन के बारे में। अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो मुझे जो समझ में आ रहा है अब तक के प्रोसेस या जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रहा है इसके बारे में, वो रिटेल इन्वेस्टर चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो या FD में जिन्होंने पैसा जमा किया है ये दोनों के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि अगर इक्विटी शेयर रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा और जिन्होंने जितना भी पैसा लगाया है इसके शेयर में वो पैसा बिल्कुल डूब जाएगा। वहीं पर FD होल्डर के लिए बुरी खबर यह है कि इस कंपनी पे फिलहाल कर्ज 91,000 करोड़ के आसपास है। अगर इस डील को फाइनल कर दिया जाता है तो इसको 36,000 करोड़ के आसपास मिलेगा। उसमें से सबको पेमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 1/3 ही हर किसी को पेमेंट मिले, यानी 2/3 का जो आपका अमाउंट है वो नुकसान हो जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।